हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर गोयान जो कि हॉस्पिटल में एक बेड पर लेटे होते हैं जहां उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी हम देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड मिस चेंगशू वहाँ पर आ जाती है और आते ही सबसे पहले उनका ऑक्सीजन मास्क हटाकर दूर फेंक देती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड लुयू वापस आ गया है और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। तुमने 1 मिलियन के लिए मुझे अपने आप से शादी करने के लिए फोर्स किया और तुमने मुझे अपने घर पे रखा। मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो उनके इलाज के लिए मुझे सिर्फ 1 मिलियन चाहिए थे जिसके लिए तुमने मुझसे शादी करी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अब तुम यहाँ पर लेटोगे और अपनी मौत का इंतजार करोगे। क्या तुम्हें पता है जो हमारा बेटा है वो भी मिस्टर लुयू का है। अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है किसी और के बच्चे को पालने का मजा क्या तुम्हें आया है। जिसके बाद मिस्टर गोयान काफी ज्यादा फ्लैशबैक सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि ये वही लड़की है जिसको पाने के लिए मैंने इतने ज्यादा हार्डवर्क किए हैं और इसकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करी है। जहां हम देखते हैं मिस्टर गोयान हमेशा अपने एफर्ट से मिस चेंगशू का दिल जीतने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया और हमेशा जो भी गिफ्ट वो उन्हें दिया करते थे वो उनके सामने ही उसे फेंक दिया करती थी और कहती थी कि आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को। तुम्हारे पैसों से मैं तुम्हारी नहीं हो जाऊंगी और पैसों को प्यार से नहीं खरीदा जा सकता है। जिसके बाद वो कहती है कि अब तुम यहीं पर रहो और मैं चलती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के पास, जहाँ से वो चली जाती हैं और हम देखते हैं मिस्टर गोयान बेहोश हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर गोयान की फ्रेंड वहाँ पर आती हैं जो डॉक्टर्स को लेकर आती हैं और कहती हैं जल्दी से इसकी जान बचाओ। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर गोयान की आंख एक पार्टी में खुलती है जहाँ पर सभी लोग मिस्टर गोयान और मिस चेंगशू को किस करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन मिस चेंगशू का मूड काफी ज्यादा खराब होता है और वो मिस्टर गोयान को दूर धकेल देती है और उनके ऊपर केक भी फेंक देती है। तभी मिस्टर गोयान अपने आसपास देखते हैं और वो अपने आसपास के नजारे से समझ जाते हैं कि उनका रीबर्थ हुआ है और वापस से वो कई साल पीछे आ गए हैं जहाँ पर वो आज के दिन मिस चेंगशू को प्रपोज करने वाले हैं और ये उनकी बर्थडे पार्टी है। जिसके बाद वो उठकर खड़े हो जाते हैं और मिस चेंगशू उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की कोशिश करने की, तुम हो कौन और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे लिए ये छोटी सी पार्टी रखी है तो इसकी वजह से तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और तुम्हें पता है कि मैं लुयू को पसंद करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर गोयान उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि तुम लुयू को पसंद करती हो और ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी है, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करना चाहती हो और तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा भी हमेशा मैं ही देता हूँ, तो तुम्हें मेरी क्या ही जरूरत है। तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं और तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि तुम किसी को भी अपनी तरफ कर सकती हो, तो उन लोगों से अपनी माँ का इलाज करवाओ और आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गोयन की फ्रेंड उनसे बोलती है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज मुझे ये बात समझ आ गई है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है लेकिन इसको मेरी जरा सी भी कदर नहीं है, तो इसीलिए अब मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद उनकी चेंगशू की एक फ्रेंड बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम सबको पता है कि तुम चेंगशू को कितना ज्यादा पसंद करते हो और तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि उसे खुश रखना, बल्कि तुम्हें पता भी है कि वो मिस्टर लुयू को पसंद करती है और तुम उसकी माँ का सारा खर्चा उठाते हो, तो तुम्हें तो सिर्फ इसी बात से खुश होना चाहिए कि वो तुम्हें अपनी मॉम का खर्चा उठाने देती है। जिसपे वो उनकी फ्रेंड को चुप कराते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस चेंगशू उनसे बोलती है कि अगर तुम्हें मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ तो तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते। जिसपे मिस्टर गोयान कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और आज से हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम अपने आप यहाँ से चली जाओ वरना तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल सकता हूँ। जिस पर मिस चेंगशू उनके एक थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसपे मिस चेंगशू उनसे कहती है कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगर अब तुम मेरे पीछे आए और तुमने अपने घुटने टेक कर भी मुझसे माफी मांगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ मिस्टर गोयान और उनकी फ्रेंड मिस सिया बचते हैं। जहाँ मिस सिया उनसे कहती है क्या तुम उनके पीछे नहीं जाओगे। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जहाँ वो कहती है कि मुझे लगता था कि शायद तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो और तुम चाहते हो कि वो खुश रहे। जिसके बाद वो उन्हें एक ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट मुझे मेरी मॉम ने मेरे बर्थडे पे दिया है, तुम चाहो तो अभी के लिए उसे ये दे सकते हो। लड़कियों को गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम अपने पास रखो। जिसके बाद उनकी फ्रेंड उनसे कहती है कि कोई बात नहीं तुम भूल जाओ जो अभी कुछ हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि चलो छोड़ो हम दोनों ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर ड्रिंक्स करने लगते हैं। जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लुयू एक लड़की को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मिस सिया मिस्टर गोयान से कहती है कि ये तो वही व्हाइट मून लाइट है। मिस
शियागा देखो वो किसी और लड़की के साथ होटल में जा रहा है, जिसपे मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम ड्रिंक्स पर ध्यान दो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लुयू एक दूसरी लड़की के साथ होटल रूम में होते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं कि आज नहीं तो कल मैं उस चेंग शू को अपना बना लूंगा, लेकिन अभी मुझे उससे काफी फायदे उठाने हैं। एक दिन ना एक दिन तो मैं उसे अपनी तरफ कर लूंगा और जो उसके पास पैसे होंगे वो भी सब मेरे ही होंगे। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर लुयू वॉशरूम में अपने कुछ दोस्तों के साथ होते हैं, जहाँ पर उनके दोस्त उनसे कह रहे होते हैं कल रात तुम कहाँ पर थे, क्या कल रात को भी तुमने काफी एंजॉय किया है, तुम अभी काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। वहीं हम देखते हैं मिस्टर गुयान उन लोगों की बातें वॉशरूम के बाहर से सुन रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ मैंने रात को किया है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आखिर तुम इतना कुछ एंजॉय करते हो तो इस सब के लिए तुम्हें पैसे कौन देता है। जिसको एक दूसरा फ्रेंड बोलता है चेंग शू इसे सारे पैसे देती है और देखो वो कैसी लड़की है कि वो इसे इतने ज्यादा पैसे देती है और जो कुछ ही उससे कहता है उसे इसकी हर बात पे यकीन होता है। जिसके बाद एक फ्रेंड बोलता है लेकिन वो सारे पैसे तो गुयान के हैं और वही उससे पैसे लेकर तुम्हें देती है। जिसको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो लड़का काफी ज्यादा क्यूट है और क्या तुम्हें पता है कि अब मिस्टर लुई अब्रॉड जाने वाले हैं और उसका खर्चा भी मिस्टर गुयान ही उठाएंगे। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अब मैं क्या ही कर सकता हूँ जब मैं इतना ही ज्यादा चार्मिंग हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर गुयान वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग उनसे कहते हैं क्या इन्हें हमारी बात सुनी होगी। तभी मिस्टर लुई उनसे कहते हैं कि गुयान क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ, तभी तो मिस चेंग शू तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, लेकिन मैं क्या करूँ मेरी फैमिली की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो लोग मुझे अब्रॉड भेज सके, तो इसीलिए ये तुम्हें मेरे लिए करना होगा। 5000 पर मंथ तुम्हें मुझे पे करने होंगे और अब्रॉड में जाकर मेरे रहने का जो खर्चा होगा वो सब भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, तभी तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम मिस चेंग शू के करीब आ सकते हो और वो तुम्हारी तरफ ध्यान दे सकती है। जिसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं अभी के लिए इतना काफी है, बाद में मुझे कुछ याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद मिस्टर गुयान अपना फोन निकालते हैं और एक प्रोफेसर को कॉल कर उनसे कहते हैं कि प्रोफेसर किन आप मुझे अब्रॉड भेजना चाहते थे ना, तो मैं उस बात के लिए तैयार हूँ, अब मैं अब्रॉड जाऊंगा। और जिसके बाद वो उनसे कहते हैं और वो जो ओनली कोटा सीट थी अब्रॉड जाने के लिए वो भी मिस्टर लुयू को देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपना स्पीकर फोन पर डालते हैं, जहाँ प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्या तुम्हें पता है कि ये प्लेस कितना ही ज्यादा प्रेशियस है, वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए कितना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और जो तुमने स्टूडेंट पहले रेकमेंड करा था लुयू वो तो इस काबिल भी नहीं है कि उसे अब्रॉड भेजा जा सके, बल्कि वो तो इंग्लिश में पास भी नहीं हुआ है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे अब्रॉड जाने की तैयारी करता हूँ, और वो कॉल कट कर देते हैं। जिससे मिस्टर लुयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर गुयान का गिरबान पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बात समझो, जब मैं अब्रॉड जाऊंगा तभी तो तुम चेंग शू के पास आ सकोगे, तुम्हें इस बात के बारे में और ध्यान से सोच लेना चाहिए। जिस पर मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि मुझे इस बारे में जितना सोचना था मैं सोच चुका हूँ कि तुम अब्रॉड जाने के लायक नहीं हो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर गुयान अपने क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर मिस सिया उनसे कहती है कि फाइनली तुम आ गए हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखी है, आओ यहाँ पर आकर बैठ जाओ। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनके पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी फ्रेंड उन्हें बताती है कि कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि मिस चेंग शू की मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस का डे आज है और आज तुम्हें उन्हें एक चेक देना है, जहाँ और तुमने कल रात को उनके लिए चेक बनाकर भी रखा था और तुमने उसमें अमाउंट भी फिल कर दिया था। क्या तुमने वो चेक उनके लिए आज एज अ बर्थडे गिफ्ट रख रखा है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें वो गिफ्ट उन्हें दे देना चाहिए। जिसपे मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, और वो मिस चेंग शू के पास जाते हैं और अपने बैग में से कुछ निकालने लगते हैं, जहाँ मिस चेंग शू उन्हें देखकर कहती है कि कल रात तो तुम काफी ज्यादा टफ बन रहे थे, तो अब यहाँ पर क्यों आए हो, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी फ्रेंड उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे माफी मांगने वाला है, वो काफी डिफरेंट लग रहा है। जिसपे वो कहती है कि ये जरूर मुझसे माफी मांगेगा, अभी देखना ये अपने बैग से कोई छोटा सा गिफ्ट निकाल कर मुझे देगा और मुझे मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर गुयान अपना बैग पैक कर एक दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ उनकी फ्रेंड कहती है कि इसने तो तुमसे माफी नहीं मांगी। जिसपे वो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए ये मुझे मनाने की कोशिश जरूर करेगा, अब देखना ये जरूर कुछ न कुछ करेगा। जिसके बाद उनकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि हाँ बिल्कुल हमारी चेंग शू है इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कि उसे तो मनाना ही चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि अगर ये चाहे मिस चेंग शू को मनाए तो आज इसे स्कूल के गेट पर जाकर इसके सामने घुटने टेकने होंगे और पूरे 99 रोजेस से इससे माफी मांगनी होगी, तो शायद वो इसे माफ कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी क्लास खत्म हो जाती है और मिस सिया और मिस्टर गुयान वहाँ से पहले निकल जाते हैं, जो देखकर मिस चेंग शू काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि हमसे पहले कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद वो क्लास से बाहर आकर देखते हैं तो वो लोग वहाँ पर नहीं होते हैं। जिसपे वो कहती हैं कि ये लोग कहाँ गए, क्या ये लोग कहीं चले तो नहीं गए। जिसपे मिस चेंग शू उनसे कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो स्कूल के गेट पर मुझसे माफी
माफी मांगने की तैयारी कर रहे होंगे, जिसके बाद वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वो वहाँ पर भी नहीं होते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर गुयान मिस सिया के साथ एक कार शोरूम गए होते हैं एक गाड़ी खरीदने के लिए, जहाँ पर मिस चेंगशू की एक फ्रेंड को पता चलता है कि मिस्टर गुयान 4S के शोरूम में गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए, जहाँ पर उनकी दूसरी फ्रेंड खुद ही अज्यूम कर लेती है कि कहीं वो कार तो नहीं खरीदने वाले हैं मिस चेंगशू को मनाने के लिए, जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर वो बाहर खड़े रहकर मिस्टर गुयान का वेट करने लगती है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं उनकी मॉम उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे मेडिकल एक्सपेंस खत्म हो चुके हैं, तो अब बताओ तुम कहाँ से पैसे लाने वाली हो। जिसपे मिस चेंगशू अपनी मॉम से कहती है कि मेरी गुयान से थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, लेकिन आप कोशिश मत करो, वो मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और जल्द से जल्द मैं आपके लिए पैसे उससे ले लूंगी। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि हाँ ठीक है तुम जैसे भी करो, लेकिन जल्दी करना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सिया मिस्टर गुयान से कहती है तो क्या सच में तुम ये गाड़ी खरीदने वाले हो, जबकि मिस चेंगशू की मॉम को पैसों की जरूरत है अपने इलाज के लिए, तो क्या ये पैसे तुम उन्हें नहीं दोगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर गुयान एक फ्लैशबैक सोचने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी प्रीवियस लाइफ में मिस चेंगशू को उनकी मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए चेक देना चाहते हैं, जहाँ मिस चेंगशू उनका वो चेक लेने से मना करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पैसों से कुछ भी कर सकते हो और किसी भी चीज को अपना बना सकते हो, तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे ये पैसे लेकर तुम्हें अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मेरी बात समझो, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है तुम्हें ये पैसे देने के लिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम आंटी का अच्छे से अच्छा इलाज कराओ और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करो। जिसपे वो कहती है कि नहीं मैं पैसे तुमसे नहीं लेना चाहती हूँ। तभी मिस्टर गुयान उनके आगे घुटने टेकते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम ये पैसे मुझसे ले लो, जहाँ वो उनसे कहती है ठीक है मैं तुमसे ये पैसे ले लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे देखते हैं, जहाँ मिस्टर गुयान कहते हैं कि मैंने प्रीवियस लाइफ में तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हर चीज मैंने की ताकि कि तुम मुझे कुछ समझ सको और तुम मेरा दिल रख सको, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, ना तुमने कभी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया और ना ही कभी मेरी कॉल्स अटेंड की। जब एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो तब मैंने एम्बुलेंस में तुम्हें कितने ही सारे फोन किए थे, लेकिन तुमने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। और हद तो जब हो गई तब तुमने मुझे डेथ बेड पर तुमने मेरा ऑक्सीजन मास्क मेरे ऊपर से हटा लिया था। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने आप को नेगलेक्ट होने दूंगा। अब मैं जो कुछ करूंगा इस जिंदगी में सिर्फ अपने लिए करूंगा। जिसके बाद वो स्पोर्ट्स कार खरीद लेते हैं और उस शोरूम की सेल्स गर्ल मिस्टर गुयान को उस गाड़ी की चाबी देती है और उनकी पिक्चर उस गाड़ी के साथ क्लिक करती है। जिसके बाद मिस्टर गुयान उस पिक्चर को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं और मिस सिया के साथ उस गाड़ी में बैठकर मिस चेंगशू के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी मॉम और सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस गाड़ी में से उतरते हैं सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस चेंगशू की मॉम उनसे कहती है गुयान क्या ये तुम्हारी नई गाड़ी है। जिसपे वो कहते हैं, तभी हम देखते हैं मिस चेंगशू उनसे कहती है क्या यहाँ पर तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नई गाड़ी मेरे लिए लेकर आओगे तो क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नहीं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद उनकी मॉम कहने लगती है खैर ये सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि डॉक्टर्स ने कहा है कि नेक्स्ट वीक मेरी सर्जरी होने वाली है, लेकिन मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिसके बाद मिस्टर गुयान इधर उधर देखने लगते हैं, जहाँ उनकी मॉम कहती है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हो, तुम मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस मेरे अकाउंट में डलवाना कैसे भूल सकते हो। इसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें मेरी और मेरी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं किस तरह अपनी बेटी को तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि शायद मैं आपको ये बात बताना भूल गया हूँ कि आपकी बेटी का और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। जिसपे वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ही तुमसे ब्रेकअप क्यों करेगी। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, तो इसीलिए अब तुम लोगों के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ये गाड़ी मैंने अपने लिए अपने पैसों से खरीदी है, ना कि किसी और के लिए। और वैसे भी मुझे पता है तुम्हारी बेटी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो तुम्हारी कहते न कहते करके मदद कर ही लेगी। जिसके बाद मिस सिया मिस चेंगशू से कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने अब से पहले इसे बहुत ज्यादा नेगलेक्ट किया है और कभी भी तुमने इसकी बात नहीं मानी है, और जैसे कि तुमने इसके साथ हमेशा से ट्रीट किया है तुम यही डिजर्व करती हो। आखिरकार इसे ये बात समझ आ ही गई है। जिसके बाद मिस्टर गुयान वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनकी मॉम कहने लगती है चेंगशू उसे रोको, तुम्हें उसे मनाना होगा। तभी हम देखते हैं मिस चेंगशू उन्हें रोकती है और कहती है कि अगर अभी तुम मुझसे घुटने टेककर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं उनकी फ्रेंड्स भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चेंगशू स्कूल की ब्यूटी तुम्हें माफ करना चाहती है, तो तुम्हें तो इसे फौरन ही ग्रैब कर लेना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनकी तरफ बढ़ते हैं, जहाँ मिस सिया उनसे कहती है क्या तुम भूल रहे हो कि इसने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया है और तुम्हें किस तरीके से ट्रीट किया है। लेकिन मिस्टर गुयान उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ मिस चेंगशू सोचने लगती है कि मुझे पता ही था कि तुम मुझसे माफी मांगोगे और तुम आकर मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगोगे। उसके बाद वो कहती है कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगी, तुम्हें उससे पहले मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। तभी हम देखते हैं मिस चेंगशू काउंटिंग स्टार्ट कर देती है और मिस्टर गुयान उनकी तरफ बढ़ते हैं, जहाँ
जहाँ मिस चैंगशू मिस्टर गुयान से बोलती है कि अगर अभी तुम मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे माफी मांग लो तो जैसा कि अभी मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा है तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। जिसके बाद वो मिस सिया का हाथ छोड़कर उनकी तरफ बढ़ते हैं, जहाँ मिस सिया सोचने लगती है इसका मतलब तुम इससे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा? नहीं, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने पहले तुमसे काफी बार माफी मांगी है और तुमसे अपनी गलतियों की सजा भी पाई है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं मैं तुम्हें ये बार कई बार कह चुका हूँ कि हमारा अब ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद मिस चैंगशू उनके एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो? मुझे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद मिस चैंगशू की मॉम उनसे कहती है कि हम सबको पता है कि तुम चैंगशू से कितना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तो फिर अब तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जिसके बाद मिस चैंगशू उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें नहीं पता। अब तुम चाहे जो कुछ भी कर लो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब चाहे तुम मुझसे कितनी भी ज्यादा भीख मांग लो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी मॉम को अभी पैसों की जरूरत है और उन्हें इलाज की जरूरत है और तुम्हारे पास वो पैसे हैं जिससे कि उनका इलाज कराया जा सकता है, लेकिन तुमने उन्हें पैसे देने के बजाय ये स्पोर्ट्स कार्स खरीद लिए हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अभी के अभी मेरी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे दो और मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। जिसके बाद वो कह रहे हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए पैसे देने वाला हूँ? जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अब एक बार नहीं 3 बार बता देता हूँ, अगर तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। और जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तभी मिस चैंगशू उनके एक और थप्पड़ मार देती है और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जो बार बार यही बात किए जा रहे हो। जिसके बाद मिस सिया उनसे कहती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जब उसे समझ में आ गया है कि तुम एक गलत लड़की हो और उसे डिजर्व नहीं करती हो तो क्या तुम उसे उसकी जिंदगी आजादी से नहीं जीने दोगी? जिसके बाद मिस चैंगशू उनके भी एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गुयान उनका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बाप को मार सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरी फ्रेंड के मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो उन्हें दूर झटक देते हैं और वो गिरते गिरते बचती हैं। जिसके बाद उनकी फ्रेंड्स भी कहने लगती हैं कि आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम अमीर हो तो क्या तुम कुछ भी करोगे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ? जिसके बाद उनकी फ्रेंड मिस सिया उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों को उसके अमीर होने से इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उसके पैसे इतने ज्यादा क्यों खर्च करती हो? जिसपे उनकी फ्रेंड बोलती है कि हमने कब इसके पैसे खर्च किए। जिसके बाद मिस सिया उनसे कहती है कि शायद तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं। और दूसरी फ्रेंड से कहती है और ये जो जूते तुमने पहने हुए हैं ये सब कुछ गुयान के पैसों से ही आए हैं और जो रोज की जिंदगी तुम इतनी ज्यादा एंजॉय करती हो, खाती हो, पीती हो, वो सब कुछ गुयान के पैसों से ही करती हो और अब तुम मुझसे ऐसे दिखा रही हो जैसे कि तुम्हें उसके पैसों से कितनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है। जिसके बाद उनकी फ्रेंड कहती है कि अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स में कुछ पैसे खर्च भी कर देता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मैं इन लोगों पर एक भी पैसा नहीं खर्च करने वाला हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी हम देखते हैं मिस्टर लुयू वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इससे ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो कहते हैं लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? जहाँ मिस्टर लुयू उनसे कहते हैं कि तुम चाहते थे ना कि मैं चैंगशू से ना मिलूं और हमेशा हमेशा से ये उससे दूर चले जाऊं, तो मैं अब्रॉड जाने के लिए तैयार हूँ और अब मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। जिसपे मिस चैंगशू कहती है तुम कितने ही ज्यादा अच्छे लड़के हो कि तुम मेरे लिए अब्रॉड चले जाओगे इतने ज्यादा दूर। जिससे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, इसके लिए अगर मुझे ये सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहते हैं लेकिन मेरी फैमिली के पास मुझे अब्रॉड भेजने के पैसे नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं ये तो काफी बड़ा सेक्रीफाइस है कि तुम हमारे लिए अब्रॉड जा रहे हो, लेकिन ये करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं। जिसपे मिस चैंगशू की फ्रेंड बोलती है कि गुयान कितना ही ज्यादा अच्छा इंसान है कि वो मिस चैंगशू के लिए इतनी ज्यादा दूर जाना चाहता है। जिसके बाद मिस सिया कहती है क्या सच में ये सेक्रीफाइस है? जो ये पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा है वो भी यहाँ से छोड़कर और ये चाहता है कि इसके सारे एक्सपेंस भी मिस्टर गुयान दे। ये तो काफी ज्यादा अलग बात नहीं लग रही है? जो कि कोटा चेंज के लिए स्टूडेंट को एक अब्रॉड भेजा जाएगा पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए हम सभी ने एग्जाम दिया था लेकिन हम में से कोई भी उस एग्जाम में पास नहीं हो पाया है और उस कोटा स्टूडेंट के लिए मिस्टर गुयान बट मिस्टर लुयू अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये तो सच में काफी बड़ा सेक्रीफाइस लग रहा है। जिसपे उनकी फ्रेंड कहती है क्या सच में ये अब्रॉड पढ़ने के लिए जाने वाला है? जिसपे मिस्टर गुयान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब तुम कहीं पर भी जाओ। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड से कहते हैं कि चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जहाँ मिस्टर गुयान मिस चैंगशू से कह के जाते हैं अब जैसे कि तुम्हें मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और मेरे अमीर होने से भी तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने फ्रेंड से अपनी मॉम के इलाज के लिए मदद लो। और वैसे भी मुझे पता है मिस्टर लुयू के पास 2 प्रॉपर्टीज है, अगर ये तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दे तो हमारी मॉम का इलाज हो सकता है। और मुझे लगता है कि मिस्टर लुयू काफी अच्छे इंसान है जो इनके लिए इतना तो करेंगे। जिसके बाद वो कहते हैं ओ क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास रियल एस्टेट एजेंट
एजेंट का नंबर नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसके बाद वो कॉल मिलाते हैं और एजेंट से कहते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, उसे बेचना है। जहाँ मिस्टर लुयू काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनसे कॉल कट करने की कहते हैं। जहाँ मिस्टर गुयान कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर्टी काफी नहीं होगी, इसीलिए तुम अपनी दोनों प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो? कि तुम कितने ही ज्यादा अच्छे सन हो। जिसपे वो एजेंट से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी दोनों ही प्रॉपर्टीज बेचनी है। जहाँ मिस जेंगशु के फ्रेंड्स कहते हैं कि मिस्टर लुयू कितने ही ज्यादा अच्छे इंसान है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गुयान उनसे कह देते हैं कि मुझे दोनों प्रॉपर्टीज बेचनी है और कॉल कट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जेंगशु मिस्टर गुयान से कहती है कि आखिर तुम मिस्टर लुयू को क्यों फोर्स कर रहे हो? मुझे पता है इनकी प्रॉपर्टीज इनके अधिकार में नहीं है, वो सब इनके डैड हैंडल करते हैं और मुझे पता है एक ना एक दिन ये अपनी इतनी प्रॉपर्टी जरूर बना लेंगे। जिसपे मिस्टर लुयू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। तभी मिस्टर गुयान कहते हैं तो ठीक है, फिर अपनी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए तुम खुद ही इंतजाम कर लेना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जेंगशु अपनी मॉम के पास आती है और उनसे कहती है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे डिसीजन को सपोर्ट करोगी। जिसमें उनकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लू काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। तभी वो अपने दिल में सोचने लगता है कि अब मेरे अब्रॉड जाने का क्या होगा और कौन मेरा खर्चा उठाएगा। तभी हम देखते हैं मिस जेंगशु की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और वो खून की उल्टी करती है। जिसके बाद मिस जेंगशु काफी ज्यादा घबरा जाती है और उनकी मॉम कहती है कि मुझे जल्दी से मेडिसिन की जरूरत है। जहाँ वो उनकी पॉकेट से मेडिसिन निकालकर उन्हें देने लगती है। तभी उनकी मॉम कहती है कि ये मेडिसिन नहीं, डॉक्टर ने एक स्पेशल मेडिसिन बताई है मेरे इलाज के लिए, डॉक्टर को कॉल करो और उनसे पूछो। जिसके बाद मिस जेंगशु डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर मेरी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा सीरियस है और आपने कहा है कि कोई स्पेशल मेडिसिन है जिससे उनका इलाज हो सकता है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये मेडिकल वर्ल्ड में एक मिरेकल है। एक स्टूडेंट जो अब्रॉड से पढ़ाई कर आया है, उसने एक बहुत ज्यादा स्पेशल मेडिसिन बनाई है जिससे कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है। जिसपे वो कहती है कि आखिर वो कौन है, उसका क्या नाम है? जिसको कहते हैं कि उसका नाम गुयान है। और इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर गुयान वहाँ से जाने लगते हैं और मिस जेंगशु उन्हें रोकती है और कहती है रुको। जिसके बाद मिस जेंगशु उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके का धोखा देने की? एक तरफ तो तुम मेरी मॉम का इलाज करवा रहे थे और दूसरी तरफ तुम जाकर मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐसी स्टडी कर रहे थे जिससे कि तुमने ऐसी मेडिसिन बनाई है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? जिसपे मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, तुम हमेशा अपने आप को ज्यादा अच्छा समझती हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया है। जिसके बाद वो डॉक्टर वान को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो मेडिसिन मैंने बनाई है वो किसी भी पेशेंट को अगर उसकी जरूरत हो तो उसे तुम फ्री में दे सकते हो। जिसके बाद जो मिस सिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जेंगशु अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, आपका इलाज मैं करवा लूंगी और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि और वैसे भी जो इस मेडिसिन से आपको फायदा होने वाला था वो तो अब हॉस्पिटल से फ्री ही मिलने वाली है। जिसपे वो कहती है कि लेकिन ये सब कुछ तो गुयान ने किया है। जिसपे वो कहती है कि हाँ जो भी हो और उसने जो भी किया हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर अब ये मुझसे माफी भी मांगेगा तो मैंने सोचा था पहले कि मैं इसे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसे किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है लेकिन मैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या करूँ? जिसपे उनकी बेटी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जेंगशु एक बार में जाकर वाइन सेल करने लगती है और लेकिन कोई भी उनकी वाइन खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर गुयान भी उसी क्लब में एक रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो मिस जेंगशु की आवाज सुन लेते हैं। जिसके बाद जो वेटर उन्हें सर्व कर रहा होता है वो उनसे कहता है कि आखिर वहाँ कौन है? जिसपे वो वेटर उन्हें बताता है कि ये एक नई स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर वाइन सेल करने के लिए आई है और आजकल की न्यू जनरेशन के लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और देखो वो अभी भी कैसे प्रिटेंड कर रही है। जिसके बाद मिस्टर गुयान उस वेटर को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे ले जाकर उस लड़की को दे दो और उससे कह देना कि किसी ने उसकी सारी वाइन्स खरीद ली है। जिसके बाद वो वेटर उनसे कहता है सर क्या आप उस लड़की को जानते हैं? जिसपे वो उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं मैं तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। जिसके बाद वो वेटर वो कार्ड लेकर वहाँ से चले जाता है और मिस्टर गुयान सोचने लगता है कि मैंने आज तक की जिंदगी तुम्हारे लिए बड़ी ही कंफर्टेबल बना रखी थी, लेकिन अब जैसा कि तुमने करा है तुम इसी टॉर्चर की हकदार हो, लेकिन मैं अभी इतना भी बुरा आदमी नहीं हुआ हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इतना गलत होता हुआ देख सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वेटर ले जाकर मिस जेंगशु को उन आदमियों से बचाता है और वो कार्ड उन्हें देता है और कहता है कि एक आदमी ने तुम्हारी सारी वाइन्स खरीद ली है और ये पैसे तुम्हारे लिए दिए हैं। जिसके बाद वो उन्हें बाहर लेकर आता है जहाँ मिस जेंगशु उनसे पूछती है कि वो कौन है जिसने मेरी सारी वाइन्स खरीदी है। वेटर उन्हें बताता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के बारे में आपको बताने के लिए मना करा है। जिसके बाद मिस जेंगशु वो कार्ड लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि गुयान को क्या लगा था कि अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो क्या मेरी मॉम का इलाज नहीं हो पाएगा। उसे नहीं पता कि मेरा चार्म अभी भी इतना ज्यादा है कि यहाँ पर कई और लोग हैं जो कि मेरी मदद करना
करना चाहते हैं और मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि मेरी मॉम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तैयारी करो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। जिसपे वो कहते हैं क्या तुमने गोयान से बात कर ली है? जिसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर गोयान मेरी मदद नहीं करेगा तो क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लुयू मिस जंगशू की मॉम को एक हॉस्पिटल में लेकर आती है जो काफी बेकार हॉस्पिटल होता है और उसके वार्ड में काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। जिसके बाद वो उन्हें वार्ड में छोड़ते हैं और कहते हैं कि आंटी आप आराम से इस बेड पर रह सकती हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आराम करो, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और मिस जंगशू भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन उनकी मॉम उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम यहीं पर रुको और उनसे कहती है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ पर रुकूं? यहाँ का एनवायरनमेंट कितना ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद उनकी बेटी कहती है कि हाँ मॉम यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा खराब तो है। तभी वो फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर मिस्टर गुयान उनकी मॉम को एक काफी ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आए होते हैं और काफी अच्छे वीआईपी रूम में उन्हें विजिट कराते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर और सबसे बेस्ट सर्जन को लेकर आता हूँ आपके इलाज के लिए। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे सोचते हैं और मिस जंगशू की मॉम उनसे कहती है इससे तो अच्छा गुयान था, उसने हमारे लिए कितना कुछ किया लेकिन हमने कभी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। जिसके बाद मिस जंगशू उनसे कहती है कि नहीं मॉम ये हॉस्पिटल अच्छा है और मिस्टर लुयू ने आपके लिए हॉस्पिटल सजेस्ट किया है, हालांकि इसका एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बाकी की सारी चीजें यहाँ पर काफी अच्छी है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को बेड पर लिटाती है जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें गोयान को मना लेना चाहिए और हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी और उसके पैसों की। जिसके बाद वो सोचती है कि ठीक है मॉम मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर गोयान को एक मैसेज एक फोटो क्लिक करके भेजती है जहाँ वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ऐसा पोज दो जैसे कि आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। जिसके बाद वो फोटो उन्हें सेंड करती है और अपनी मॉम से कहती है कि अब देखना मॉम 5 सेकंड से भी कम समय में उसका रिप्लाई आएगा और वो आपको एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देगा, क्योंकि वो हमेशा ही मेरी पोस्ट पर नजर रखता है और हमेशा देखता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वो इंतजार करने लगती है मिस्टर गोयान के मैसेज का, लेकिन उनका रिप्लाई काफी देर तक नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर गोयान मिस सिया के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के ड्रिंक खड़े होते हैं जहाँ पर उनका फोन बार बार बजता है, जहाँ मिस सिया उनसे कहती है कि तुम्हारी वीचैट में बार बार नोटिफिकेशंस आ रही है, शायद मिस जंगशू के मैसेज आ रहे हैं तो क्या तुम रिप्लाई नहीं करोगे? जिसपे वो कहता है कि नहीं मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, आज से पहले मैं उसे हमेशा ही दिन में कितने ही मैसेज किया करता था लेकिन आज तक उसने मेरे कभी किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और ना ही कभी मेरी कॉल अटेंड की है। अब मैं उसे बताता हूँ जब कोई ऐसा करता है तो कैसा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सिया उनसे कहती है अगर ऐसा है तो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गोयान मिस सिया की तरफ देखते हैं और वही मोमेंट याद करते हैं जहाँ मिस सिया डॉक्टर्स को लेकर उनके पास आती है और रोते हुए डॉक्टर से कहती है कि प्लीज डॉक्टर इसकी जान बचा लो। तभी हम देखते हैं मिस जंगशू मिस्टर गोयान के मैसेज के इंतजार पूरे दिन करती है लेकिन रात तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, जहाँ वो गुस्से में अपनी मॉम से कहती है कि आखिर इसे क्या हो रहा है और ये क्या कर रहा है जो पूरा दिन हो गया और इसने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, आखिर ये कर क्या रहा है, ये क्या चाहता है मुझसे। जिसके बाद वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और वो सोचती है कि मॉम आप अभी रुकिए देखना मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि उसने जरूर मुझे मैसेजेस किए होंगे, वो मुझे रोज कई सारे मैसेज करता है। जिसके बाद वो देखती है तो मिस्टर गोयान का आज का कोई भी मैसेज नहीं होता है और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया है, मैं देखती हूँ आखिर कितने दिन तक इतना ज्यादा टफ बनकर रह सकता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं एक कोशिश और करूंगी और जिसके बाद अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं उससे माफी मांग लूंगी और उसे मना लूंगी। जिसपे उनकी मॉम कहती है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जंगशू हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है, तभी मिस्टर गोयान वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो मिस जंगशू को वहाँ देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जैसे ही मिस्टर गोयान उस हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं उन्हें फ्लैशबैक याद आता है कि ये हॉस्पिटल काफी ही ज्यादा खराब हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का डॉक्टर मरीजों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेच देते हैं और इस हॉस्पिटल में काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। जिसके बाद वो मिस से कहते हैं क्या तुम अपनी मॉम को यहाँ पर लेकर आई हो, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें इस हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता है। जहाँ वो कहती है कि हाँ मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में अच्छी तरह पता है, हालांकि ये तुम्हारे प्राइवेट हॉस्पिटल के जितना बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ के डॉक्टर तुम्हारे डॉक्टर से काफी ज्यादा अच्छा है और उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो मेरी मॉम को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिस्टर लुयू ने ये हॉस्पिटल हमारे लिए चूज करा है और तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी हेल्प के बिना मैं अपनी मॉम का इलाज नहीं करवा पाऊंगी, तुम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमेशा हर चीज पैसे से ही की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मिस्टर गोयान उनसे कहते हैं कि अभी के अभी अपनी मॉम को यहाँ से लो और फौरन चलो। जहाँ वो उनकी बात टाल देती है और कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मेरी मॉम का इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अब मैं जा रही हूँ और अगर तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए आई हो तो अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद वो उनके हाथ में लगा अग्रीमेंट देखते हैं और कहते हैं क्या तुमने ये अग्रीमेंट साइन करा है, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। लेकिन मिस जंगशू उनकी कोई बात नहीं सुनती और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और मिस्टर गोयान भी वहाँ से चले जाते हैं। और हम दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस गोयान की मॉम वार्ड में सो रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स
डॉक्टर्स आते हैं और उनकी मॉम को जबरदस्ती वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं, जहाँ उनकी मॉम मदद के लिए चिल्लाती है। तभी मिस चेंग सू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरी मॉम को लेकर कहाँ जा रहे हो। जहाँ वो कहते हैं क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया है कल जो इनकी सर्जरी हुई है वो फेल हो गई है और इनके ऑर्गन्स भी फेल हो चुके हैं। जिस पर कहते हैं कि नहीं मेरी मॉम ने ऐसा कुछ नहीं बताया है जिनकी, और जहाँ उनकी मॉम कहती है कि नहीं मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है। के लिए लोग मुझे लेकर गए थे जहाँ पर इन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था जिसके बाद में बेहोश हो गई थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल हो गया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ हम इस एग्रीमेंट के मुताबिक कर रहे हैं, तुमने ही तो कहा था कि हम तुम्हारी मॉम के ऑर्गन्स ले सकते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं इस एग्रीमेंट में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं ऐसा तो इस एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा था, तो मेरी मॉम को नहीं लेकर जा सकते हो, तुम्हें उन्हें अभी छोड़ना होगा। तभी मिस चेंग शू ने बताती है कि मैं इस हॉस्पिटल के डीन को जानती हूँ, उनके डीन का भतीजा मेरा फ्रेंड है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, डीन की पूरी फैमिली मर चुकी है, तुम कौन से भतीजे के बारे में बात कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लुयू काफी सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं। के बाद उनकी मॉम को वो डॉक्टर्स जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उनकी मॉम मिस लिंगशू से कहती है कि जल्दी से गुयान को कॉल करो और उससे मदद मांगो। जहाँ वो सोचती है कि अभी तो मैंने उससे बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी उसकी मदद नहीं लूंगी, तो अब मैं उसे कैसे कॉल कर सकती हूँ। जहाँ उनकी मॉम उन्हें कॉल करने के लिए फोर्स करती है, तभी वो जल्दी से उन्हें कॉल मिलाती है, लेकिन मिस्टर गुयान उनकी कॉल अटेंड नहीं करते हैं। जहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मिस्टर लुयू पैसे लेकर हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं, तभी हॉस्पिटल के गेट पर पुलिस आ जाती है और वो उनसे कहती है कि हमें रूम नंबर 2303 में जाना है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। तभी मिस्टर लुयू सोचने लगता है कि अगर पुलिस ने अंदर जाके इन्वेस्टिगेट किया तो आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे सारे प्लान में फ्लॉप हो जाएंगे। जिसके बाद वो पुलिस से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आप रूम नंबर 303 में लेकर चलता हूँ। जिसके बाद वो पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वही पुलिस को वहाँ लेकर आए हैं और मिस चेंगशू से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद मिस चेंगशू उनसे कहती है कि तुम कहाँ पर थे, मैं कब से तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी पुलिस उन डॉक्टर से कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग फौरन मुझे अपनी आईडी दिखाओ। जिसके बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हमारे पास आईडी नहीं है, हम बगैर सर्टिफिकेट के प्रैक्टिस करते हैं। जिसे सुनकर मिस लिंगशू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, तुम लोगों की जिंदगियां बचाते हो और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जहाँ वो कहती है कि ये सब कुछ हमने तुम्हारे कहने पर ही कराया है, तुम्हारे से पहले एग्रीमेंट साइन कराया गया है, तभी हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ मिस चेंगशू बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती ये एग्रीमेंट साइन करवाया है। तभी हम देखते हैं मिस चेंगशू उनसे कहती है कि लुयू तुमने तो मुझसे कहा था कि इस हॉस्पिटल के डीन तुम्हारे अंकल है, तो फिर बताओ मुझे ठीक से एक्सप्लेन करो। जहाँ मिस्टर लुयू उनसे कहते हैं कि तुम अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसके बाद वो पुलिस से कहते हैं कि सर मेरी फ्रेंड इनोसेंट है, तो क्या प्लीज आप इन्हें छोड़ सकते हैं। जहाँ पुलिस मिस्टर लुयू से कहती है लेकिन तुम कौन हो, मुझे तो याद नहीं कि तुमने मुझे फोन कर बुलाया हो। जहाँ पर वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैंने ही तो तुम्हें बुलाया है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गोयान और मिस सियाबी वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर गोयान वहाँ पर आकर बोलते हैं कि पुलिस को बुलाने वाला ये नहीं बल्कि पुलिस को मैंने बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस चेंगशू मिस्टर गोयान के आते ही एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और तुम मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते हो, तो तुम अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिसके बाद मिस सिया उनसे कहती है कि एक तो ये यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं और ये तुम्हारे लिए पुलिस भी लेकर आए हैं और तुम इनके साथ कैसे ट्रीट कर रही हो, आखिरकार तुम इन्हें कैसे मार सकती हो। जिसके बाद मिस चेंगशू उनसे कहती है कि तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली, और तुम इसके साथ क्या कर रही हो, क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। जिसमें मिस सिया कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी मिस्टर गोयान उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है और तुम्हें अपनी मॉम को यहाँ से लेकर निकल जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो अब यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पर पुलिस लेकर नहीं आए हो, ऑब्वियसली मिस्टर लुयू यहाँ पर पुलिस लेकर आए हैं, हम सभी ने ये देखा है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या सच में इसने तुमसे ऐसा कहा है कि ये पुलिस को यहाँ पर लेकर आया है, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि केपीएस हॉस्पिटल के डीन से ये मिला हुआ है और इसी के कहने पर तुम्हारी मॉम के ऑर्गन्स यहाँ पर बेचने वाले थे। जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम इससे बहुत ज्यादा जेलस हो इसीलिए इसके ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगा रहे हो। जिसके बाद वो कहते हैं क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, और वो उन्हें प्रूफ दिखाते हैं जहाँ पर वो उनके सामने एक वीडियो प्ले करते हैं जहाँ पर मिस्टर लुयू हॉस्पिटल के डीन से बात कर रहे होते हैं कि एक 40-50 ईयर्स की महिला के ऑर्गन बेचने के लिए आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। जिसके बाद वो उनसे पैसे लेकर उनकी डील कर लेते हैं। जहाँ मिस चेंगशू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर लुयू से कहने लगती है कि ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। जब भी मिस्टर लुयू उनसे कहते हैं कि तुम मुझे मेरी बात करने का मौका तो दो, उस दिन ने मुझे भी फंसा लिया था और उसके कहने पर मैंने ये सब कुछ करा है, तुम ही बताओ अगर मैंने उसके साथ किसी तरीके की कोई डील करी होती तो क्या मैं खुद आज यहाँ पर पुलिस को लेकर आता। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होगा। जिसके बाद वो मिस्टर गुयान से कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर ऐसा होता तो ये थोड़ी ना यहाँ पर पुलिस को लेकर आने वाला था और तुम इसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाहे कितना
भी कुछ कर लूँ, लेकिन तुम्हारी नजरों में मैं कभी एक अच्छा इंसान था ही नहीं, हमेशा से मैं तुम्हारे लिए एक बुरा आदमी हूँ। जिसपे मिस चैंगशू कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम एक बुरे आदमी हो और तुम हमेशा से मेरे लिए गलत ही हो। जिसके बाद मिस्टर गोयान मिस सिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस उन डॉक्टर्स को वहाँ से लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर गोयान मिस सिया को एक मॉल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर मिस सिया उनसे कहती है कि आज हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तभी मिस्टर गोयान उन्हें बताते हैं कि कल मैंने एक ऑक्शन रखा है और मैं तुम्हें वहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम इस मॉल से अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीद लो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मुझे ऑलरेडी यहाँ पर लेकर आ गए हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हारे ऑक्शन में आने से मना भी कर सकती हूँ, क्या तुम्हें पहले पूछना नहीं चाहिए था। तभी मिस्टर गोयान उनसे वहीं पर पूछते हैं और कहते हैं कि मिस सिया आप मेरे साथ ऑक्शन में आना पसंद करेंगी। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं आना चाहूंगी, और वो दोनों कपड़े खरीदने के लिए अंदर चले जाते हैं। वहीं पीछे हम देखते हैं मिस चैंगशू भी वहीं पीछे खड़ी होती है और सोचती है इसका मतलब तुम इसे लेकर आए हो मेरे लिए सीक्रेटली शॉपिंग करने के लिए, क्या तुम अभी भी मुझे मनाना चाहते हो। जिसके बाद वो भी उनके पीछे पीछे उस शोरूम के अंदर जाने लगती है, जहाँ वो उस ब्रांड का नाम पढ़ती है और अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचती है, जहाँ पर मिस्टर गोयान उन्हें एक बार यहीं पर शॉपिंग कराने के लिए लाए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि ये एक प्राइवेट ब्रांड है तो तुम यहाँ से शॉपिंग करना पसंद करोगी। जहाँ पर वो कहती है कि ये कैसा बेकार सा ब्रांड है, मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं करना चाहूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ मिस्टर गोयान उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी हम प्रेजेंट डे पर देखते हैं मिस सिया एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है और मिस्टर गोयान से पूछती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। जिसपे मिस्टर गोयान उनसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और ये ड्रेस तुम्हें काफी ज्यादा सूट हो रहा है। जहाँ मिस सिया उनसे कहती है ठीक है तो फिर हम यही वाली ड्रेस खरीद लेते हैं। जिसके बाद वो पेमेंट करने के लिए काउंटर पे जाते हैं और जैसे ही मिस्टर गोयान अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट को देने वाले होते हैं, तभी मिस चैंगशू उनके हाथ से वो कार्ड ले लेती है और कहती है कि मैं इस ड्रेस के बारे में पेमेंट करना चाहती हूँ। जहाँ पर मिस्टर गोयान उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस चैंगशू उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से ड्रेस खरीद कर मुझे सरप्राइज करना चाहते थे, लेकिन एक्सीडेंटली मैंने तुम्हारा सरप्राइज पता कर लिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपनी पसंद की ड्रेस यहाँ से खुद खरीदूं। जिसके बाद उन्हें सिया से कहती है कि इसका मतलब वो तुम्हें लेकर आया है यहाँ पर ड्रेस ट्राई कराने के लिए। तुम काफी अच्छी तरीके से ड्रेस ट्राई की है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये ड्रेस जो तुमने ट्राई करके देखी है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, इसीलिए मैं कोई दूसरी ड्रेस लेना चाहूंगी। जिसपे मिस सिया उनसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर ही तुम्हारे लिए ड्रेस क्यों खरीदेगा। तभी मिस्टर जैसे ही वो ये बोलती है, मिस चैंगशू उनके एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं इससे बात कर रही हूँ, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तभी मिस्टर गोयान उनसे कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम बार बार यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए क्यों आ जाती हो। जिसके बाद वो मिस चैंगशू के हाथ से वो कार्ड ले लेते हैं और रिसेप्शनिस्ट को देते हुए बोलते हैं कि यहाँ से जो हमने शॉपिंग करी है उसकी पेमेंट आप इस कार्ड से ले लीजिए, और अगर किसी और को यहाँ से कुछ खरीदना है तो उसके लिए उसे खुद पे करना होगा। जिसके बाद मिस चैंगशू उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ तुम जान पूछकर कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे मनाना चाहते हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा टफ बिहेव कर रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस चैंगशू मिस सिया को बताती है क्या तुम्हें पता है कि ये वही इंसान है जो कि मेरे कहने पे कुछ भी कर लेता है। अगर मैं इससे कहूँ कि दिन है तो ये दिन को दिन और रात को रात बोलेगा, अगर ये ऑपरेशन टेबल पे भी हो और मुझे चोट लग जाए तो ये वहाँ से उठकर पहले मुझे देखेगा, सबको बताए कि ये मुझे कितना ही ज्यादा पसंद करता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गोयान उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन जैसे कि अब तुम्हें पता है कि मैं हर चीज समझ चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो इसीलिए अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तो आज के बाद मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ पर धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिस चैंगशू वहाँ पर गिर जाती है, तभी उनकी फ्रेंड्स और मिस्टर लू यून वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी फ्रेंड्स उन्हें आकर उठाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जैसे ही वो मिस्टर लू यू को देखती है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ उनकी फ्रेंड उन्हें बताती है कि हम तुमसे मिलने के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि मिस्टर गोयान ने कल एक ऑक्शन रखा है, तो हम चाहते हैं कि तुम भी हमें उस ऑक्शन में लेकर चलो, क्या तुम्हें उसका इन्विटेशन मिला है। जिसपे वो याद करती है और कहती है कि हाँ ऐसा एक ऑक्शन उसने प्रीवियस लाइफ में रखा था, जहाँ पर उसने मुझे इतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस ऑफर किया था, लेकिन मैंने वो नेकलेस नहीं लिया था। लेकिन अब की बार मैं देखती हूँ कि मुझे ये सारी चीजें किस तरीके से हैंडल करनी है। जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहती है कि हम कल डायरेक्टली वहाँ पर चलेंगे, हमें इन्विटेशन की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर उनकी फ्रेंड बोलती है अगर हम डायरेक्टली ऐसे जाएंगे तो वो कहीं हमें बाहर ना निकाल दे। जहाँ वो कहती है कि वो वहाँ पर बुलाने के लिए मुझसे भीख मांगेगा और मैं वहाँ पर जाने के लिए मना करूंगी, तुम देखना कल क्या होता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं हम मिस चैंगशू अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर ऑक्शन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को अंदर नहीं जाने देता और उनसे कहता है कि बगैर इन्विटेशन कार्ड के अंदर जाना मना है। जहाँ पर मिस चैंगशू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की। जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनसे कहता है आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आपके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं है तो मैं आपको
अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। तभी मिस चैंगशू उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि आज के इस ऑक्शन का ओनर कौन है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हाँ शायद मुझे पता है कि ओनर कौन है, लेकिन वो आप तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सिया वहाँ पर आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मैम आपका स्वागत है। तभी हम देखते हैं मिस चैंगशू की फ्रेंड उनसे कहती है कि यहाँ पर तुमने मिस चैंगशिया को रोक रखा है और उस लड़की को जो कि कुछ भी नहीं है उसे तुम ऐसे ग्रीट कर रहे हो। तभी वो उनके एक थप्पड़ मारता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है, वो हमारे ओनर मिस्टर गोयान की गर्लफ्रेंड है, उन्हें इन्विटेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर गोयान भी पीछे से आ जाते हैं और मिस चैंगशू उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद उनकी फ्रेंड मिस्टर गोयान से कहने लगती है कि देखो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और यहाँ पर ये इस लड़की को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं जबकि हमें ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं और हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मिस्टर गोयन सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि सर इन लोगों के पास इन्विटेशन कार्ड नहीं है और जैसे कि रूल है कोई बगैर इन्विटेशन के अंदर नहीं आ सकता है। जिसके बाद मिस्टर गोयन उन्हें एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए तुम्हारा ये इनाम है। जहाँ पर मिस चैंगशी उनसे कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, तुमने उसके लिए एक पैनी भी नहीं दी है और बॉडीगार्ड इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए तुम इतने सारे पैसे दे रहे हो। जहाँ मिस्टर गोयन उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अगर हम लोगों का ब्रेकअप हो ही गया है तो अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर ही चुके हो तो फिर आज ही ऑक्शन रखने की क्या जरूरत है। और क्या तुम्हें पता है कि मैं ये बात भी जानती हूँ कि आज के ऑक्शन में जो फर्स्ट चीज को ऑक्शन किया जाएगा उसको तुम ही खरीदने वाले हो और किसे देने वाले हो ये भी मुझे पता है। जिसके बाद मिस्टर गोयन सोचने लगते हैं आखिर इसे ये सब कुछ कैसे पता है। जहाँ उनकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। तभी तो मिस्टर गोयन थोड़े से एंशियस हो गए हैं, जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे सब कुछ पता है और आज मैं अंदर जाकर बताती हूँ कि मैं किस तरह इस सिया को एम्बेरस करती हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और ऑक्शन सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ की होस्ट सभी लोगों को वहाँ के ऑक्शन के आइटम्स के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं आज जो हमारे ऑक्शन में नेकलेसेस सेल होने वाले हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस हैं, जो कि रॉयल डच फैमिली से आते हैं। और ये नेकलेस जो यहाँ का मेन नेकलेस है वो तो सबसे ही ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि ये प्रिंस ने अपनी प्रिंसेस को लास्ट बर्थडे पर दिया था और इसकी कोई कीमत नहीं है, ये प्राइसलेस है। जिसके बाद सभी लोग उस नेकलेस को देखने लगते हैं और उस नेकलेस को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस चैंगशू की फ्रेंड उनसे बोलती है कि ये नेकलेस तो काफी ज्यादा प्राइसलेस है, मुझे पूरा यकीन है कि ये नेकलेस मिस्टर गोयन ने तुम्हारे लिए ही खरीदेंगे और वो ये नेकलेस आज तुम्हें ही देने वाले हैं। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये नेकलेस वो मुझे ही देने वाला है और ये नेकलेस देकर ही आज वो मुझसे माफी मांगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लुयू भी उस नेकलेस के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ये नेकलेस चैंगशू को मिल गया तो ये नेकलेस मैं उससे ले लूंगा और उसके बाद में कितना ही ज्यादा अमीर हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर गोयन सोचने लगते हैं कि मेरी पिछली लाइफ मैंने ये नेकलेस तुम्हें दिया था, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस नेकलेस की तुम हकदार बिल्कुल भी नहीं हो और जो इसका असली हकदार है वो भी आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं होस्ट कहती है कि आज के इस ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग बोली लगाने लगते हैं। जिसके बाद सबसे बड़ी बोली मिस्टर गोयन लगाते हैं 100 मिलियन की और वो नेकलेस उनका हो जाता है और सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ मिस चैंगशू कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये नेकलेस गोयन ही खरीदने वाला है और ये नेकलेस वो मुझे ही देगा। जिसके बाद होस्ट उन्हें स्टेज पर बुलाती है और कहती है कि आज आपने ये नेकलेस खरीदा है तो इसके लिए आप स्टेज पर आइए और इसके बारे में कुछ बोलिए। जिसके बाद मिस्टर गोयन स्टेज पे चले जाते हैं और मिस चैंगशू मिस सिया से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये नेकलेस आज वो मुझे ही देने वाला है क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितना ही ज्यादा प्यार करता है और जब वो ये नेकलेस मुझे देगा तो उसके बाद में उसे माफ कर दूंगी और हम दोनों फिर से एक साथ होंगे। और तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो वो घर से निकाल देगा। मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो तुम्हें खुद घर से निकाले तुम्हें खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ पर मिस सिया उनसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी, मुझे मिस्टर गोयन पे पूरा भरोसा है और अभी तक उन्होंने नहीं बताया है कि उन्होंने ये नेकलेस किसके लिए खरीदा है, तो इसीलिए मैं अभी यहीं पर रुकूंगी। जिसके बाद मिस्टर गोयन स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि ये नेकलेस आज मुझे खरीदने का मौका मिला है, इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है और मुझे पता है कि तुम लोग सभी काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे कि ये नेकलेस मैंने किसके लिए खरीदा है। के बाद वो कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को बता ही देता हूँ कि ये नेकलेस मैंने खरीदा है उस लड़की के लिए जो मेरे दिल की सबसे अच्छी हीरोइन है और मैं उसी को अपना सब कुछ मानता हूँ। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार लोगों को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मुझे इस दुनिया में मेरी सोलमेट मिल चुकी है और मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और उसे ये खूबसूरत नेकलेस भी देना चाहता हूँ। जहाँ पर मिस चैंगशू मिस सिया से कहती है देखा कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है और वो ये नेकलेस देने के लिए मुझे बुलाने वाला है। जहाँ पर मिस सिया कहती है कि हाँ शायद मुझे ये सब कुछ बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैंने तो खामखा उम्मीद लगा रखी थी। जिसके बाद मिस्टर लुयू मिस चैंगशू से कहता है कि ये नेकलेस जब वो तुम्हें दे देगा तो ये नेकलेस तुम मुझे दोगी ना। जिसपे वो कहते हैं कि बिल्कुल, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस चैंगशू मिस सिया से कहती है कि अच्छा होगा कि
इससे पहले कि तुम्हें यहाँ पे एम्बेरस होना पड़े तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सिया वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी मिस्टर गुयान कहते हैं कि अब मैं ये नेकलेस जिसे देना चाहता हूँ, मैं उस लड़की को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और वो है जो कि मेरी दुनिया की सब मेरा प्यार है और मेरी सबसे अच्छी खुशी है। जैसे ही वो ये बोलते हैं मिस चैंगसिया उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मिस्टर गुयान मिस सिया का नाम लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं मिस सिया को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस सिया खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर कहते हैं क्या सच में तुम मुझे बुला रहे हो? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें ही बुलाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस चैंगसी कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी मिस्टर लुयू भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बल्कि पता भी है कि मिस चैंगसू इस नेकलेस का कब से इंतजार कर रही है और उन्हें ये नेकलेस कितना ज्यादा पसंद है। जहाँ पर मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि मिस चैंगसू ये नेकलेस का इंतजार कर रही है या फिर ये नेकलेस तुम्हें चाहिए और तुम इसे बेचकर पैसे कमाना चाहते हो। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ उसकी तरफ से बोल रहा था क्योंकि वो एक लड़की है। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में तुम्हें उस लड़की की इतनी ही ज्यादा फिक्र है? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो इसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। जिसके बाद मिस चैंगसू उनसे कहती है कि तुम क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो? तुम ये नेकलेस जो इतना ज्यादा प्राइसलेस है वो तुम इस लड़की को देना चाहते हो जो कि एक फेक है? जिसपे वो कहते हैं कि कौन कह रहा है ये लड़की फेक है, ये मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा औरत है और मैं इसी को ये नेकलेस देना चाहता हूँ। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ, तुम्हें मेरी मॉम को अभी के अभी ट्रीटमेंट कराना होगा और मुझसे माफी मांगनी होगी, जिसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और हम अपनी जिंदगी पहले की तरह जी सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने की। जिसके बाद मिस्टर लुयू उनसे कहते हैं कि तुम एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ये सब कुछ बहुत गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते और मुझे तुम्हारी भी चिंता है, मुझे पता है कि तुम इसके साथ रहना चाहते हो और तुम इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। जिसपे मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता है? और जिसके बाद वो उन्हें प्रूफ दिखाते हैं क्या तुम जब तुम इसके साथ होटल जाया करते थे और इसके साथ रातें बिताया करते तब भी क्या तुम्हें मेरी चिंता हुआ करती थी? या फिर ये हॉस्पिटल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट जिस प्रेगनेंसी को तुम लोगों ने टर्मिनेट करवाया है, क्या इस टाइम भी तुम्हें मेरे बारे में फिक्र थी? जिसके बाद वो सारे पेपर जमीन पर फेंक देते हैं। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि कौन कहता है ये फेक है, यही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और ये नेकलेस भी मैं इसी को देने वाला हूँ। जिसके बाद मिस चैंगसू उनसे कहती है कि मैं तुम्हें एक चांस और दे सकती हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली तो शर्त यह है कि तुम्हें लुयू को अब्रॉड भेजना होगा क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी मॉम के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पूरे करने होंगे, और तीसरी शर्त यह है कि मैं तुमसे शादी तो कर सकती हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी और ना ही मेरी बगैर परमिशन के तुम मुझे टच कर सकते हो। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनके वही पेपर उठाकर उनके ऊपर फेंकते हैं और कहते हैं कि तुमसे कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारी माफी चाहता हूँ या तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। जिसपे मिस चैंगसू उनसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ यही सब कुछ करना था तो ये ऑक्शन रखने का क्या फायदा था? मुझे पता है कि ये ऑक्शन सिर्फ तुमने मुझे मनाने के लिए ही रखा था, पूरी नेकलेस भी तुमने मेरे लिए ही खरीदा है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। जिसपे मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे कह चुका हूँ और हाँ मैं मानता हूँ कि मैं पहले तुमसे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन क्या तुम्हें पता है और अगर तुम सच्चाई सुनना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें आज सच्चाई बताता हूँ। मैं गुयान हूँ और मैं एक अच्छा स्मार्ट और अमीर आदमी हूँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है एक ऐसे इंसान से शादी करने की जो बिल्कुल भी मुझे चेरिश न करता हो और ना ही उसे मेरी फीलिंग की जरा सी भी कदर है। जिसके बाद वो मिस या को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर लुयू उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिसके बाद वो कहते हैं तुम चाहते थे ना कि मैं चैंगसू से दूर रहूँ, मैं उससे दूर रहूंगा, मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा, बस तुम मुझे अब्रॉड भेज दो, ये अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो उनके पैरों में गिर जाते हैं, जहाँ मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्या वो प्रोजेक्ट तुम्हें याद है जिससे कि तुम्हारी लाइफ जुड़ी हुई है? मैं तुम्हें आज ये बात भी बताना चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया है। जिसपे मिस्टर लुयू उनसे कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, उस प्रोजेक्ट पे मेरी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है, अगर तुमने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिसके बाद मिस्टर गुयान उनसे कहते हैं कि अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो मिस सिया का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो मिस्टर गुयान को पीछे से रोकते हैं, लेकिन मिस चैंगसू उन्हें पीछे से कहती है कि नहीं उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस खुद आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लियू मिस चैंगसू के एक थप्पड़ मारते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती हो, अगर तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया तो मैं किस तरह अब्रॉड जाऊंगा और कौन मेरे एक्सपेंसेस उठाएगा। जिसके बाद मिस चैंगसू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस चैंगसू एक क्लब में दोबारा से वाइन्स बेच रही होती है।
तभी उसी क्लब में मिस्टर गोयान और मिस सिया भी पहुंचते हैं, जहाँ मिस सिया मिस जेंगशु को देखती है और मिस्टर गोयान से कहती है कि देखो इस बेचारे की क्या हालत हो गई है, जब से इसने लुयू से शादी की है वो कोई काम नहीं करता है और इसे यहाँ पर क्लब में काम करने के लिए बेचता है, पता नहीं कैसा इंसान है। जिसके बाद मिस्टर गोयान उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वॉशरूम के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जेंगशु वॉशरूम के बाहर खड़े होकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर जो गोयान आते हैं और उन्हें अपना हैंकी ऑफर करते हैं, जो वो उन्हें बगैर देखे उनसे ले लेती है। और जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर देखने आए हो कि मैं किस हाल में हूँ? देखो आज तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया है, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, तो क्या तुम यहाँ पर देखकर एंजॉय करने के लिए आए हो? जहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसके बाद मिस जेंगशु उनसे कहती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इस क्लब के ओनर ने मुझसे कहा है अगर मैं 100 वाइन्स की बोतल सेल कर देती हूँ तो वो मुझे 1 मिलियन देंगे, जिसके बाद मैं अपनी मॉम का इलाज करवा सकती हूँ और मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड को होना चाहिए, वो लुयू वो कहाँ पर है? जिसको कहती है कि तुम्हें मेरे रिलेशंस के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जेंगशु को एक आदमी काफी जबरदस्ती काफी सारी ड्रिंक कराने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जहाँ पर वो उनसे मना करती है लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से किसी तरह बचकर निकलती है और बाहर जाकर वो सोचने लगती है कि पता नहीं वो आदमी दोबारा कभी यहाँ पर क्यों नहीं आया जिसने मेरी सारी वाइन्स की बोतल उस दिन खरीद ली थी, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वही वेटर वहाँ से गुजरता है, जिससे मिस जेंगशु उन्हें रोक लेती है और कहती है क्या दोबारा से वो आदमी दोबारा इस क्लब में कभी नहीं आया जिसने मेरी सारी बोतल्स खरीद ली थी? जिसपे वो कहते हैं कि वो आदमी यहाँ पर आया है लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। जिसपे वो कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुमने आज तक मेरी बहुत मदद करी है, प्लीज मुझे ये बता दो कि मेरी मदद उस दिन किसने करी थी, मैं उस आदमी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन इसके बाद तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। जिसपे वो कहती है आखिर में क्यों पछताऊंगी, सिर्फ तुम मुझे उस आदमी से एक बार मिला दो। जिसके बाद वो उन्हें एक दरवाजे के पास छोड़कर चला जाता है और कहते हैं कि वो अंदर है, तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। जिसके बाद मिस जेंगशु अंदर जाती है और अंदर जाकर कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने उस दिन मेरी सारी वाइन्स की बोतल्स खरीद ली थी, वरना गुयान के छोड़ने के बाद। और जैसे ही वो अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है वहाँ पर मिस्टर गुयान होते हैं और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या उस दिन मेरी सारी वाइन्स की बोतल्स तुमने खरीदी थी? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो बोतल्स मैंने ही खरीदी थी। जहाँ मिस जेंगशु उनसे कहने लगती है तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मेरी पीछे से क्यों मदद करी, क्या तुमने मेरे ऊपर तरस खाया था? जिसपे वो कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी में कई बार मदद की है लेकिन कभी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम पर तरस खाया था, जो फीलिंग मेरी तुम्हारे लिए थी मैं हमेशा से उसके लिए डेडिकेटेड था, लेकिन तुमने कभी मेरी कदर नहीं करी। जिसके बाद मिस्टर गुयान वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद हम देखते हैं मिस सिया और मिस्टर गुयान एक साथ जा रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में एक लेडी को अपने बच्चे के साथ एक कार्ट पर खिलौने बेचते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिस सिया उनसे कहती है कि हम यहाँ से कुछ खिलौने खरीद लेते हैं अपने बच्चे के लिए। जिसपे वो कहते हैं उन्हें खिलौने दिलाने के लिए रुक जाते हैं और जैसे ही मिस सिया उस लेडी की तरफ देखती है वो मिस जेंगशु होती है और उन्हें देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन मिस्टर गुयान उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वो उनके साथ वाला बच्चा देखते हैं वो देखते हैं कि वो बच्चा काफी ज्यादा बीमार लग रहा होता है। तभी वो अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचते हैं जहाँ पर यही बच्चा काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है। तभी हम देखते हैं मिस सिया उनसे एक खिलौना खरीद लेती हैं और मिस्टर गुयान उन्हें कुछ पैसे देते हैं और बाकी के एक्सचेंज में उन्हीं को रखने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस सिया मिस्टर गुयान से कहती है कि ये तो जेंगशु थी। जिसपे वो कहते हैं कि उसकी तरफ दोबारा मत देखो। तभी कुछ समय बाद हम देखते हैं मिस्टर गुयान एक छोटे से बच्चे के साथ होते हैं। तभी उनके पास पुलिस का फोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि हम नामचंग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, क्या आप जेंगशु नाम की किसी महिला को जानते हैं? जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर गुयान और मिस सिया एक साथ होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर मिस जेंगशु नामचंग डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंची? जहाँ पर मिस सिया उन्हें बताती है कि मुझे पुलिस ने बताया है और वो उन्हें बताती है कि इसके हस्बैंड मिस्टर लुयो ने इसे धोखा दिया था, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी। और इसकी फैमिली इसकी लड़ाई जब लू फैमिली से हुई तो उस लड़ाई के बीच इसके बच्चे को किसी ने धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। और कुछ दिन बाद इसने लू फैमिली के सभी लोगों को पॉइजन दे दिया था। और जब पुलिस वहाँ पर आई तो ये वहाँ पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी और इसका चेहरा पूरी तरीके से आंसुओं से भरा हुआ था। बस उसी के बाद से ये नामचंग डिपार्टमेंट में चली गई है, जहाँ वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर इसने तुम्हें चुना होता अपनी जिंदगी बिताने के लिए तो क्या आज इस बात के लिए रिग्रेट करती होगी? जिसे वो कहते हैं कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और मिस्टर गुयान को एक लेटर देकर चली जाती है, जिसमें लिखा होता है गुयान कांग्रेचुलेशन तुम्हारे रीबर्थ के लिए, क्योंकि मेरा भी रीबर्थ हुआ है और पिछली जिंदगी में जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है वो सब कुछ बहुत ज्यादा गलत था और मुझे अपनी गलतियों का पूरी तरीके से पछतावा है। इसीलिए अब की बार की एंडिंग मैंने पूरी तरीके से चेंज कर दी है और तुम जैसे अच्छे इंसान को मेरी जैसी बुरी लड़की से दूर ही रहना चाहिए था और मैंने अपने आप से तुम्हें पूरी तरीके से दूर रहने
करने की कोशिश करी है, इसीलिए जिसके बाद वो मिस समर से भी कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी मिस्टर गुयान के साथ हैप्पीली बिताओ और मैं तुम दोनों के लिए हैप्पीनेस ही विश करती हूँ। और बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।